student. In this class we discuss about the NPN transistors working principle, and we discuss about the early effect. What is the meaning of this early effect and what are the advantages of this early effect. तो अर्ली इफेक्ट के बारे में इस सेक्शन में हम लोग देखेंगे कि अर्ली इफेक्ट होता क्या है और क्या इसके एडवांटेज हैं हमारे अर्ली इफेक्ट के. वी विल डिस्कस. हम लोग जो अभी आपके सामने दिस इज द योर एनपीएन ट्रांजिस्टर, ये हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं इन द प्रीवियस लेक्चर. बट यहाँ पर हम एक पॉइंट डिस्कस करना चाहते हैं कि ये डिस्कशन देखिए क्या है कि दिस इज योर एनपीएन ट्रांजिस्टर एंड दिस एनपीएन ट्रांजिस्टर दिस एनपीएनएन. और आप जानते हैं कि मैंने आपको प्रीवियस क्लास में बताया था कि इमीटर इज़ हाईली डोप्ड एज कंपेयर टू कलेक्टर एज कंपेयर टू बेस. आपका इमीटर सबसे ज़्यादा हाईली डोप्ड होता है, देन आपका कलेक्टर एंड देन बेस. तो बेस में सबसे कम डोपिंग क्यों होता है? क्योंकि वहाँ पर एक रिकॉम्बिनेशन होता है और रिकॉम्बिनेशन अगर ज़्यादा होगा तो देयर इज़ एन लेस अमाउंट ऑफ करंट रीचेज टू द कलेक्टर. So जब less amount of current reaches to the collector, then your current will be decreases, your output current will be decreases. Now the second reason हमने देखा था कि एरिया की बात किए थे. The collector has an more area as compared to emitter as compared to base. और बेस का सबसे स्मॉल एरिया था कि अगर बेस के एरिया को अगर हम इंक्रीज करते हैं तो मोर एंड मोर रिकॉम्बिनेशन विल हैपन. तो ज़्यादा से ज़्यादा रिकॉम्बिनेशन होगा. Or again there is a same problem, this output majority carriers will reaches less and the current will be decreases. So for this reason your base size will be decreases. Now अब हम यहाँ पर एक देख रहे हैं कि अगर आप यहाँ पर आएंगे तो एक देखिए एक फैक्टर हमें दिख रहा है, ये डिप्लीशन रीजन अगर आप देख रहे होंगे तो एक केस में आप देखिए कि आपके इमीटर साइड में जो डिप्लीशन रीजन है, इन द इमीटर साइड दिस डिप्लीशन रीजन इज लाइक दिस. This is the emitter region, depletion region, and in the base side this is the depletion region. Okay. Again we see in the case for the collector side this is the depletion region and in the base side the depletion region is this. तो आप यहाँ पर देख रहे हैं कि हर केस में कलेक्टर में डिप्लीशन रीजन डिफरेंट है. द विड्थ ऑफ द डिप्लीशन रीजन अगर आप देखिए, अगर आप इमीटर साइड में अगर आप डिप्लीशन रीजन देख रहे हैं तो ये आपका जो है इमीटर साइड में, दिस इज फॉर इमीटर साइड एंड दिस इज द डिप्लीशन रीजन, दिस डिप्लीशन रीजन इन द बेस साइड फॉर इमीटर बेस एंड दिस डिप्लीशन रीजन इज हेयर इन द बेस साइड फॉर बेस कलेक्टर एंड दिस इज योर कलेक्टर. तो आप देखिए जब इमीटर बेस की बात कर रहे हैं, जब हम इमीटर बेस में जब बाइसिंग कर रहे हैं तब हमारा डिप्लीशन रीजन बेस में और इमीटर में दोनों में डिफरेंट है. बेस साइड में डिप्लीशन रीजन मोर है एज कंपेयर टू इमीटर. अगर आप बेस और कलेक्टर में देखें तो बेस साइड में डिप्लीशन रीजन मोर है एज कंपेयर टू कलेक्टर. अगर आप इमीटर और कलेक्टर को देखें, अगर आप डिप्लीशन रीजन अगर हम आपको कह रहे हैं कि इमीटर और कलेक्टर के डिप्लीशन रीजन को अगर आप देखिए, दिस इज द इमीटर पार्ट एंड दिस इज द कलेक्टर पार्ट, तो इमीटर रीजन का डिप्लीशन रीजन स्मॉल है एज कंपेयर टू कलेक्टर. क्यों ऐसा है? क्यों इमीटर साइड का डिप्लीशन रीजन सबसे कम जनरेट हो रहा है? क्यों हमारा कलेक्टर का उसके बाद हमारा बेस का डिप्लीशन रीजन सबसे ज़्यादा, मतलब बेस रीजन में आपका डिप्लीशन रीजन मोर एंड मोर है? दिस इज द फैक्टर्स वी विल डिस्कस. तो हम ये डिस्कशन इस पॉइंट पे कर रहे हैं कि क्यों ऐसा हो रहा है. तो आपको ये फार्मूला, दिस फार्मूला इज ऑलरेडी डिस्कस इन द प्रीवियस क्लास. हम लोग प्रीवियस क्लास में ये फार्मूला डिस्कस किए थे, ठीक है. एंड दिस इज W इज स्टैंड फॉर योर डिप्लीशन विड्थ. W क्या है? आपका डिप्लीशन विड्थ है. और डिप्लीशन विड्थ का हमने फार्मूला निकाला था, एंड दिस इज द विड्थ, डिप्लीशन विड्थ फार्मूला. सॉरी 1 मिनट. यस. नाउ इन द W is equal to square root of 2 epsilon by q 1 by Na plus 1 by Nd, and this is your voltage, and we written as this is your voltage is written as V, standard like this voltage V suppose. तो इस केस में हम क्या देख रहे हैं? दिस इज Na एंड Nd क्या है आपका?
Na is your accepted doping concentration, or Nd is your donor concentration. So in this relation we see that this W, this is your depletion width, is inversely proportional to the square root of the doping. आप यहाँ पर देख रहे हैं कि इस फार्मूला से हम ये कह सकते हैं कि आपका width जो है with the inversely proportional to the square root of doping. इसका मतलब ये हुआ कि if the doping is increases, अगर आपका doping, if the doping is increases, अगर आपका doping increase हो रहा है तो then if the doping is increases, your depletion width is decreases. अगर doping आपका बढ़ रहा है तो depletion width क्या होगा, decrease होगा, और अगर depletion width बढ़ रहा है तो doping आपका घटेगा. तो आपको जब ट्रांजिस्टर मैंने स्टार्ट किया था तो ट्रांजिस्टर में आपको सबसे पहले मैंने क्या बताया था कि इमीटर इज हाईली डोप्ड एज कंपेयर टू कलेक्टर एंड बेस. तो सबसे ज़्यादा डोपिंग कहाँ पर हो रही है, इमीटर में, उसके बाद कलेक्टर में और बेस में. तो अगर हम इस रिलेशन को यहाँ पर पुट कर दें, W से फाइंड करें, तो जिसका सबसे ज़्यादा डोपिंग होगा उसका डिप्लीशन विड्थ सबसे कम होगा, क्योंकि वो स्क्वायर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर. मतलब जिसका डोपिंग हाई होगा, जिसका डोपिंग हाई होगा उसका W की वैल्यू क्या होगी, डिक्रीज होगा. तो इन दिस केस द इमीटर का जो डिप्लीशन विड्थ होगा वो सबसे कम होगा, क्योंकि उसका डोपिंग सबसे हाई है. उसके बाद कलेक्टर का, और सबसे ज़्यादा डिप्लीशन रीजन किधर होगा, जहाँ पर सबसे कम डोपिंग है. तो इन दिस रीजन योर डिप्लीशन विड्थ इन द बेस रीजन इज हायर एज कंपेयर टू इमीटर एंड कलेक्टर. और जब हम इमीटर और कलेक्टर में कंपेयर कर रहे थे तो हमने देखा था कि हमारा इमीटर साइड में, वी सी इन दिस फिगर, तो हम क्या देख रहे थे कि हमारा इमीटर साइड में देख रहे थे कि द डिप्लीशन रीजन इज स्मॉल एज कंपेयर टू द कलेक्टर, क्योंकि कलेक्टर का अगर डोपिंग की बात करें तो एज कंपेयर टू इमीटर कम है. ओके, इन दिस रीजन वी सी कर सकते, इस रीजन के कारण आपका डिप्लीशन विड्थ जो इमीटर बेस कलेक्टर का इज द चेंजेस. ओके, नाउ वी डिस्कस सम इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स. अब हम लोग यहाँ पर कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स डिस्कस करते हैं. Here, now see in this figure, अब हम इस फिगर में देख रहे हैं कि सपोज दिस इज योर NPN ट्रांजिस्टर, और ये आपका NPN ट्रांजिस्टर किस मोड में काम कर रहा है. दिस NPN ट्रांजिस्टर्स आर वर्किंग इन द एक्टिव मोड. आपका यह ट्रांजिस्टर जो है एक्टिव मोड में काम कर रहा है, मतलब एज एन एम्पलीफायर की तरह काम कर रहे हैं, क्योंकि इमीटर बेस जंक्शन आपका फॉरवर्ड बायस है एंड द कलेक्टर बेस जंक्शन इज योर रिवर्स बायस. आपका जो कलेक्टर बेस जंक्शन है वो क्या है, रिवर्स बायस्ड है. ओके, नाउ वी डिस्कस. अब हम लोग क्या करते हैं, आप यहाँ पर देख रहे होंगे कि जब आप कलेक्टर बेस जंक्शन को देख रहे होंगे तो कलेक्टर जंक्शन में हमने ये एरो डिफाइन किया. यहाँ पर एक सप्लाई वोल्टेज में एरो, ये एरो का मतलब ये है कि हमारा जो ये वोल्टेज है कलेक्टर टू बेस बायस वोल्टेज में हमने जो किया वो वेरिएबल वोल्टेज है, मतलब हम वोल्टेज को चेंज करेंगे. ठीक है, अब हम एक चीज़ करते हैं, फर्स्ट कंडीशन हम ये लेते हैं कि हम बेस टू इमीटर जो फॉरवर्ड बायस वोल्टेज है वो एक कांस्टेंट लेते हैं. सपोज मान लीजिए कि हमने ये वोल्टेज 2 वोल्ट ले लिया सपोज, और एक कांस्टेंट वोल्टेज ले लिया, और ये जो हमने वोल्टेज लिया कलेक्टर टू बेस बायस वोल्टेज, इसको हमने वेरिएबल ले लिया और हम इसको वोल्टेज को वेरिएशन कर रहे हैं. ठीक है, चेंज कर सकते हैं. अब फर्स्ट कंडीशन मान लीजिए कि सपोज दिस इज द कंडीशन. अगर एक कंडीशन हम ये मान लेते हैं कि कलेक्टर टू बेस वोल्टेज हमारा 1 वोल्ट है, और इस 1 वोल्ट के कारण क्या हो रहा है कि ये आपका, अब सिर्फ आपको फोकस कहाँ करना है, बेस टू कलेक्टर. कलेक्टर टू बेस में फोकस कीजिए तो एक नया कॉन्सेप्ट आपके पास जनरेट होगा. आप ये मान लीजिए कि आपका इमीटर टू बेस जब 22 वोल्टेज किए तो दिस इज द डिप्लीशन रीजन. ये आपका बेस और इमीटर में डिप्लीशन रीजन बना जब इमीटर टू बेस 22 किया. और जब आपने कलेक्टर टू बेस 22 वोल्टेज रिवर्स किया, कलेक्टर टू बेस आपका क्या है, रिवर्स 22 वोल्टेज है, आपने 1 वोल्ट जब अप्लाई दिया तो ये डिप्लीशन रीजन आपका बनना स्टार्ट हुआ. ठीक है, दिस इज द डिप्लीशन रीजन. अब आप क्या कर रहे हैं कि कलेक्टर टू 22 वोल्टेज को इंक्रीज कर रहे हैं. सपोज कलेक्टर टू 22 वोल्टेज, कलेक्टर टू बेस वोल्टेज को आपने कर दिया 2 वोल्ट. आपको पता है कि जब पीएन आपका देखिए कलेक्टर टू बेस 22 वोल्टेज, सिर्फ कलेक्टर टू बेस को देखिए तो आपका एक पीएन जंक्शन डायोड है. आप पीएन जंक्शन डायोड की प्रॉपर्टी याद रखिए.
पीएन जंक्शन डायोड में क्या था कि जब पीएन जंक्शन डायोड को रिवर्स बायस करते थे तो आपका डिप्लीशन रीजन इंक्रीज होता था या डिक्रीज? इंक्रीज होता था। हम यहाँ पर देखिए कलेक्टर टू बेस आपका क्या है, एज ए पीएन जंक्शन डायोड है, और आप क्या कर रहे हैं, कलेक्टर टू बेस को रिवर्स बायस कर रहे हैं। जब आप पोटेंशियल को बढ़ाएंगे अब आपका डिप्लीशन रीजन क्या होगा, इंक्रीज होगा। नेक्स्ट अगेन आप धीरे धीरे डिप्लीशन रीजन को, अब आप कलेक्टर टू बेस बायस वोल्टेज को अगेन इंक्रीज किए 3 वोल्ट, अब आपका डिप्लीशन रीजन क्या होगा, अगेन इंक्रीज करेगा। ठीक, पहले स्टार्टिंग में जब आप थे तो दिस इज योर डिप्लीशन रीजन, आपका स्टार्टिंग में डिप्लीशन रीजन ये था W1। ठीक है, जैसे जैसे आप पोटेंशियल बढ़ाए तो आपका नेक्स्ट डिप्लीशन रीजन हो गया W2। अब अगेन वोल्टेज बढ़ाए तो अब आपका डिप्लीशन रीजन हो गया क्या, W3, क्योंकि आपको पता है रिवर्स बायस में डिप्लीशन रीजन इंक्रीज होता है। और आपने क्या किया कि जो फॉरवर्ड बायस है बेस टू इमीटर वोल्ट, उस वोल्टेज को आपने कांस्टेंट रखा। ठीक है, आप देखिए फर्स्ट केस, अब हम लोग 1 बाय 1 को अंडरस्टैंड करते हैं कि मतलब क्या है। अगर आप फर्स्ट केस देखें, जब आपने 1 वोल्ट अप्लाई किया था तो आपका जो बेस रीजन था वो यहाँ से यहाँ तक लाई कर रहा था। दिस इज योर फर्स्ट, आपका फर्स्ट बेस रीजन, इतना दूर आपका बेस था, मतलब जो इलेक्ट्रॉन आपका मूवमेंट कर रहा था वो यहाँ से इमीटर से जब कलेक्टर की ओर इलेक्ट्रॉन आपका, दिस इज योर इलेक्ट्रॉन, इमीटर से कलेक्टर आ रहा था, तो बेस रीजन कहाँ से कहाँ तक था, आपका बेस रीजन दिस वन, दिस इज योर B1, ये आपका बेस रीजन था। ठीक है, इतना टाइम लगता था इलेक्ट्रॉन को बेस से होते हुए कलेक्टर जाने में। ठीक है, इतना टाइम ड्यूरेशन था। अब आपने क्या किया, जब आपने वोल्टेज VCP वोल्टेज आप इंक्रीज किया, एंड देन सेकंड केस योर बेस रीजन इज दिस वन B2, दिस इज B2। ओके, अब देखिए आपका जो B1 बेस है और B2 बेस का जो एरिया है वो धीरे धीरे रिड्यूस हो रहा है, और बेस का जब एरिया रिड्यूस्ड हो रहा है इसका मतलब रिकॉम्बिनेशन आपका रिड्यूस्ड हो रहा है, क्योंकि लेस टाइम लग रहा है मेजॉरिटी कैरियर्स को मूव करने में, क्योंकि हमारा मेन फोकस होता है बेस के एरिया को रिड्यूस्ड करना। अगेन आपने जब 3 वोल्टेज दिया तो आपका बेस हो गया डेट इज B3। ठीक है, अब अगेन आप देखिए B1, B2, B3, अगेन आप देखिए कि B3 का जो बेस एरिया है वो और रिड्यूस होता जा रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम कलेक्टर टू बेस वाइज वोल्टेज को इंक्रीज कर रहे हैं तो हमारा बेस एरिया रिड्यूस्ड हो रहा है, इसका मतलब रिकॉम्बिनेशन फैक्टर हमारा रिड्यूस्ड हो रहा है। तो यहाँ से हमारा एक पॉइंट क्लियर हो गया, इफ कलेक्टर टू बेस वाइज वोल्टेज इंक्रीजेज, there is an point, if collector to base bias voltage अगर आप इंक्रीज कर रहे हैं देन बेस एरिया जो है आपका रिड्यूस्ड होगा। ठीक है, तो बेस एरिया आपका रिड्यूस्ड हो रहा है, और जब बेस एरिया रिड्यूस्ड हो रहा है इसका मतलब देयर इज एन मोर एंड मोर मेजॉरिटी कैरियर्स विल रीचेस टू द कलेक्टर साइड ड्यू टू लेस रिकॉम्बिनेशन, और जब लेस रिकॉम्बिनेशन होगा तो कलेक्टर साइड में मोर एंड मोर मेजॉरिटी कैरियर रीच करना स्टार्ट कर देगा। ठीक है, इसको हम लोग दूसरे तरीके से समझते हैं, यहाँ तक समझ गए। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, आप कलेक्टर टू बेस वाइज वोल्टेज जब 1 वोल्ट है, सपोज दिस इज योर B1 रीजन को देख रहे हैं, जब B1 की बात कर रहे हैं तो मान लीजिए कि मीटर से आप 90 इलेक्ट्रॉन सेंड किए, तो क्या होगा, जब आप 1 वोल्ट दिए तो देयर इज एन चांस कलेक्टर में 80 इलेक्ट्रॉन्स रीच करेगा, सपोज देयर इज एन चांस। आप क्या कर रहे हैं, B2 रीजन की अगर आप बात कर रहे हैं, एरिया रिड्यूस हो रहा है, आप 90 इलेक्ट्रॉन आप सेंड कर रहे हैं, तो देयर इज एन चांस टू 85 इलेक्ट्रॉन्स रीच करने का, या मान लीजिए देयर इज एन 85 to 86। और अगर B3 की बात अगर आप कर रहे हैं, B3 अगर आप B3 की बात कर रहे हैं, सपोज अगर आप B3 की बात कर रहे हैं तो B3 में क्या हो जाएगा, 90 इलेक्ट्रॉन आप सेंड कर रहे हैं, तो क्योंकि एरिया बहुत रिड्यूस्ड हो गया, देयर इज एन चांस टू 88 to 89
इलेक्ट्रॉन्स रीच करने का। इसका मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज हो रहा है। तो हमने जब फर्स्ट क्लास में आपको बताया था कलेक्टर करंट का कि आपका जो इमीटर करंट फ्लो होता है अल्फा टाइम्स ऑफ दिस कलेक्टर इमीटर करंट, मतलब तो दिस इज द रीज़न एंड वी सी डैट कि अब आप क्या हो रहा है कि अगर आपको याद हो तो आपका एक इक्वेशन हमने लिखा था आई सी इक्वल टू अल्फा टाइम्स ऑफ आई ई, अल्फा टाइम्स ऑफ आई प्लस आई सी बी ओ। ठीक है, ये अल्फा टाइम्स आई क्या था, देयर इज एन अल्फा टाइम्स ऑफ करंट इंक्रीजेस, अल्फा टाइम्स ऑफ मतलब मान लिया जाए कि देयर इज एन सपोज 90 इलेक्ट्रॉन्स आपने सेंड किया, ओनली द 85 इलेक्ट्रॉन्स विल रीच। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन्स आपका डिक्रीज हो रहा है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो रीच करना है। आई सी प्लस अल्फ़ा टाइम्स आई प्लस आई सी बी ओ। तो इसका मतलब क्या, ये अल्फ़ा क्या मतलब था कि दिस अल्फ़ा का मतलब ये था कि दिस इज अल्फ़ा इज योर करंट गेन। अब क्या होगा कि जैसे मान लीजिए कि फर्स्ट केस 90 इलेक्ट्रॉन्स में 80 इलेक्ट्रॉन्स रीच किए, तो इसका मतलब क्या हो गया 80/90 अगर आप निकालेंगे तो कितना परसेंट गया, दैट इज दिस, क्योंकि इसकी वैल्यू क्या होगी लेस देन 1 है। ठीक है, और अगर 90 इलेक्ट्रॉन्स आपने सेंड किया 90 इलेक्ट्रॉन्स रीच कर गया तो डेट इज, तो इसका मतलब अगर मान लीजिए इस तरह से आप समझिए कि ये अल्फ़ा है क्या, मान लीजिए कि आपने 90 इलेक्ट्रॉन्स सेंड किया और 80 इलेक्ट्रॉन्स रीच किया, तो इसका मतलब क्या होगा 80/90। ठीक है, तो कितना होगा 9, मतलब पॉइंट, मान लीजिए कि 81 इलेक्ट्रॉन्स, तो 9 नमा सॉरी इस तरह समझिए, थोड़ा सा कैलकुलेशन में इजी रहेगा फॉर अंडरस्टैंडिंग। 81 इलेक्ट्रॉन सपोज, तो क्या होगा 81/90, 9 नमा 81, 9 नमा 81, इट्स 0.9, मतलब 0.9% ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स विल रीचेज। मतलब हमने 100 इलेक्ट्रॉन्स सेंड किए तो डेट इज 0.9, मतलब 90% ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स विल रीचेज। अगर हम परसेंटेज में देखें तो 90% हमारा इलेक्ट्रॉन्स रीच कर गया। तो व्हाट इज अल्फा, अल्फा इज इक्वल टू 0.9, मतलब इतना 0.9 इंटू दिस द टोटल करंट। तो यहाँ पर अल्फा का वैल्यू यही है, दिस अल्फा इज नथिंग कैन बी योर करंट गेन। और अगर मान लीजिए कि यहाँ पर मैंने 90 था तो 81 इलेक्ट्रॉन्स रीच किए, अब मान लीजिए 90 है और 85 इलेक्ट्रॉन्स रीच कर गया, जैसे जैसे बेस का एरिया रिड्यूस हो रहा है तो अल्फा की वैल्यू इंक्रीज होगी, होगा ना। इसका मतलब योर करंट गेन फैक्टर विल बी इंक्रीजेज। तो सेम वे वी अंडरस्टैंड दैट इफ द कलेक्टर टू बेस वोल्टेज इंक्रीजेज, यहाँ पर समझिए इफ कलेक्टर टू बेस वोल्टेज अगर आप इंक्रीज कर रहे हैं, द बेस विड्थ इज रिड्यूसेज एंड मोर करंट इज इंक्रीजेज। तो इसको इस प्रोसेस को कहते हैं अर्ली इफेक्ट। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज अर्ली इफेक्ट। अर्ली इफेक्ट का मतलब ये हुआ कि इफ यू इंक्रीज द कलेक्टर टू बेस वोल्टेज, अगर आप कलेक्टर टू बेस वोल्टेज को इंक्रीज करेंगे, योर बेस विड्थ इज रिड्यूसेज एंड द मोर कलेक्टर करंट इज इंक्रीजेज। फर्स्ट पॉइंट। एंड सेकेंड पॉइंट हम लोग लिखेंगे, सेकेंड पॉइंट यहाँ से मतलब ये हो गया कि अगर आप VCB की वोल्टेज को इंक्रीज कर रहे हैं तो आपका जो अल्फा, दिस इज योर करंट गेन वैल्यू इज इंक्रीजेज। ठीक है, एंड योर बेस विड्थ, जो आपका बेस का विड्थ है, विड्थ डिक्रीजेज एंड ऑल्सो द रिकॉम्बिनेशन, ऑल्सो रिकॉम्बिनेशन
also the recombination factor is reduces. तो आपका जो recombination factor है वो भी reduced कर जाएगा. तो what is the early effect? Early effect का मतलब ये है if you increase the collector to base wise voltage, your alpha value will be क्या होगा? Your alpha value will be increases. This is your current gain. If the alpha is increases, means the total current is increases. ठीक है? The total output current is increases, and this effect is called as your early effect. ठीक है? अब next point हम लोग थोड़ा सा यहाँ पर discuss कर लेते हैं. What is alpha and what are the relation between alpha and beta? Alpha is your current gain alpha, and it is alpha value is found in your common base transistor, and this is the output current IC and the input current is IE. ठीक है? This is your collector current IC divided by IE is called as alpha, and alpha is called as your current gain in common base transistor. Current gain in common base transistor. Okay, and value of alpha is lies from 0 greater than 0 and less than equal to 1. अल्फा की वैल्यू मैक्सिमम 1 होगा और इसकी वैल्यू लेस देन 1 होगा. ठीक है? नेक्स्ट, एंड दिस इज द वर्ड इज कॉमन बेस. कॉमन बेस ट्रांजिस्टर वी विल डिस्कस इन द नेक्स्ट क्लास. हम लोग डिस्कस करेंगे कॉमन बेस ट्रांजिस्टर क्या होता है. नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करेंगे द रिलेशन बिटवीन द अल्फा एंड बीटा. बीटा इज ऑल्सो द करंट गेन and it is in the common emitter transistor, and beta is equal to IC by IB. ठीक है? हम लोग ने करंट गेन का NPN ट्रांजिस्टर में एक रिलेशन निकाला था, IC प्लस IB इज इक्वल टू क्या होगा? IE. ओके, नाउ दिस इज द रिलेशन. अगर हम IB के जगह पर ये लिख सकते हैं IE माइनस ऑफ IC. ठीक है? अब क्या कीजिए कि दोनों में IC से डिवाइड कर दीजिए. IC एंड IC. ठीक है? नाउ इन दिस इक्वेशन वी फाइंड दैट IB बाय IC इज इक्वल टू, आप लिख सकते हैं 1 बाय बीटा. IC बाय IB को लिख सकते हैं क्योंकि IC बाय IB इक्वल टू बीटा, तो IB बाय IC इक्वल टू 1 बाय बीटा, and then IE by IC minus 1. okay, and IE by आपने जस्ट अभी इक्वेशन लिखा था अल्फा का वैल्यू IC, दिस इज आउटपुट करंट कलेक्टर करंट अपॉन दिस इमीटर करंट IE इज इक्वल टू अल्फा. तो IE by IC इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1 by अल्फा माइनस 1. ओके, नाउ इरेज दिस. Then we find 1 by beta is equal to, लिख सकते हैं 1 minus of alpha upon alpha. Okay, and then what is alpha, what is beta? Component क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लीजिए, तो अल्फा अपॉन 1 minus of alpha is equal to beta. Now the beta is equal to, हमने देखा the beta is equal to IC by IB, and this is beta is a current gain for common emitter transistor. Beta value is the current gain for the common emitter transistor, और बीटा की वैल्यू होती है greater than 1. The beta value is greater than 1. बीटा की वैल्यू जो होती है वो greater than 1. This is the these are the relation between the alpha and beta, और अल्फा और बीटा का ये रिलेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट है. दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशन बिटवीन द अल्फा एंड बीटा. अल्फा की वैल्यू क्या होती है? लेस देन इक्वल टू 1, और बीटा की वैल्यू होती है ग्रेटर देन 1. ओके, तो टुडे द लेक्चर इज योर अर्ली इफेक्ट. हमने डिस्कस किया कि क्या होता है अर्ली इफेक्ट, और ये अर्ली इफेक्ट से क्या होता है हमारा
अल्फ़ा की वैल्यू इंक्रीज़ करती है। क्यों? क्योंकि आपने देखा था कि जस्ट हमने कहा था कि 90 इलेक्ट्रॉन्स हैं, 81 इलेक्ट्रॉन रीच किए तो 0.9 हुआ। अब 90 इलेक्ट्रॉन से 85 इलेक्ट्रॉन्स रीच किए तो 0.9 से बढ़ेगा। अगर आप 85/90 करेंगे तो अगर 90 इलेक्ट्रॉन से 90 इलेक्ट्रॉन्स रीच कर गए तो वो जो 0.9 है दैट विल बी इंक्रीजेज, दिस फैक्टर इज योर अल्फ़ा। ठीक है, वो अल्फ़ा फैक्टर से है। और अल्फ़ा फैक्टर क्या होता है? टोटल जो भी है, मान लीजिए कि आपने 90 भेजा और उसमें आपने मल्टीप्लाई कर दिया तो दैट वैल्यू विल गेटिंग, अगर आपको इस तरह समझिए कि मैंने 90 किया और 81 फाइंड किया तो क्या निकला 0.9, और आप इसमें टोटल 90 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 81 आपको मिल जाएगा। तो हमने क्या किया था? अल्फ़ा इंटू आई आपका क्या था? इमीटर करंट, जो टोटल करंट इमिट करता है, अल्फ़ा टाइम से हमने मल्टीप्लाई कर दिया। तो सेम फैक्टर, दिस इज योर अल्फ़ा, और अल्फ़ा की वैल्यू क्या? लेस देन इक्वल टू 1। तो दिस इज द अर्ली इफेक्ट, इज वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। कि अर्ली इफेक्ट क्या होता है? दिस इज मेनी टाइम्स ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो यू नो अर्ली इफेक्ट इज बेसिकली टू इंक्रीज द कलेक्टर टू बेस बायस वोल्टेज. If the collector to base bias voltage increases, your base will be decreases, and more and more major